हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस मदेशिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेगा माइंड के अपने चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड अपनी 10वीं परीक्षाएं की सभी तिथियां जारी कर दी हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं परीक्षाओं को फोड़ने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके सामने फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था। उसमें मैंने 4 चैप्टर्स कराए थे, वो खत्म हो गया था हमारा। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग जाके हमारे चैनल के पेज पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री के लेके आया हूँ। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का मैंने कल करा दिया था। आज मैं सेकेंड चैप्टर का कराने वाला हूँ। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले तो सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए हम देखते हैं कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और आप सभी को पता है कि मैं आपके सामने केवल वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मतलब जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं केवल वही इंक्लूड होगा। एक बार आया है वो इंक्लूड नहीं होगा। 2 बार से ज्यादा आया है तभी इस पेज पे, इस चैनल पे, इस वीडियो में आपके सामने वो क्वेश्चन है। इसलिए उस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए ठीक है, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अपने आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। जय माता दी इसी का नाम के साथ चलिए ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है, और क्या नाम है? अम्ल, क्षार तथा लवण। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे इस टॉपिक से ही क्या बनता है? 3 क्वेश्चन बनते हैं। अम्ल, क्षार। पहले पूछ देगा अम्ल तथा क्षार किसे कहते हैं, या केवल 2 नंबर में पूछ देगा अम्ल किसे कहते हैं। मतलब इन तीनों जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बना था इसके पहले। इसके पहले भी यही बना था, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। नहीं तो आप ये पूछ देगा लवण से आप क्या समझते हैं, लवण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले अम्ल, अम्ल को देखते हैं। देखिए, अम्ल, अम्ल उसे कहते हैं। अम्ल देखिए, अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में बेसिकली खट्टा होता है। जैसे नींबू में अम्ल पाया जाता है वो खट्टा होता है, संतरा में अम्ल पाया जाता है वो खट्टा होता है। दूसरा भस्म क्या है हमारा? तो भस्म में स्वाद कड़वा होता है, भस्म का स्वाद कड़वा कड़वा होता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसकी साइंटिफिक डिफिनेशन मतलब हम लोग कैसे बोल सकते हैं? इसको आर्हेनियस नाम के एक हमारे वैज्ञानिक भाई साहब थे, अंकल जी थे, उन्होंने क्या बोला अम्ल क्या है। तो अम्ल को सबसे पहले लिखते हैं, आर्हेनियस के अनुसार वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, मतलब H धनात्मक आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कैसे समझ में आएगा? देखिए उदाहरण, उदाहरण से ही तो सभी चीजें क्लियर होती है। जैसे हम HCl को पकड़े, इसको हमने जल में घोरा, तब हमको क्या मिला? H+ Cl-। यहाँ पे H+ आयन मिला, मतलब ये HCl अम्ल है। चलिए ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। और कौन सा हो सकता है? H2CO3 हो सकता है, बहुत सारे CH3COOH, बहुत सारे अम्ल हैं। जितने अम्ल हैं सब क्या होता है? H+ आयन देते हैं। लेकिन इन अम्लों में भी क्या है, कुछ ऐसे एसिड हैं, कुछ ऐसे अम्ल हैं जो H+ आयन नहीं भी देते हैं, फिर भी वो क्या है? अम्ल हैं, जिसको आर्हेनियस भाई सब मतलब क्या कर नहीं पाए, परिभाषित नहीं कर पाए। तो हमको यहाँ पे बेसिकली आर्हेनियस के अनुसार ही पढ़ना है अम्ल तथा भस्म की परिभाषा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा भस्म क्या है। भस्म, भस्म वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH ऋणात्मक आयन देते हैं। अब ये क्या समझ में आया कि मतलब जब किसी भी भस्म को जल में घोलेंगे तो कौन सा आयन देगा? OH- आयन देगा। देखिए कैसे, मानिए हमारे पास एक है NaOH, ये भस्म है हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम, इसका क्या है? इसका नाम है हमारा, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बता दे रहे हैं जगह नहीं है यहाँ पे। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने जब जल में घोला तो ये टूट गया Na प्लस प्लस OH
माइनस में, मतलब यहाँ पे OH माइनस मिला। अगर ये OH माइनस मिल रहा है जल में घोलने पर तो वो कौन सा है, भस्म है। H प्लस मिल रहा है तो वो अम्ल है। बात खत्म, 100 की सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब चलिए अम्ल तथा भस्म तो हमारा हो गया। अम्ल तथा भस्म से आप क्या समझते हैं, अक्सर 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसको भी पूछ दिया जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वही अभिक्रिया है जिससे लवण का निर्माण होता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या है। मिस्टर वहां पे एक दीजिएगा थोड़ा। चलिए अब देखते हैं हमारा लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, लवण है क्या बेसिकली। लवण क्या है हमारा, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। मतलब लवण कब बनता है, जब कोई भस्म, जब कोई भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे, इसके डेफिनेशन को अगर हम पकड़ ले और अभिक्रिया करानी आती है, अगर आपको पहले चैप्टर में अगर आपने सीखा है अच्छे से तब तो कोई दिक्कत है नहीं, वरना आप एक उदाहरण को क्या कर ले जाइएगा, रट ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मानिए हमारा उदाहरण कौन सा हो गया, उदाहरण क्या है ये तो इसका मतलब अंदर ही है। ये हो गया हमारा, मानिए बस में NaOH प्लस HCl, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, क्या बना हमारे पास, NaCl के साथ चला गया, HOH के साथ चला गया, यहाँ पे बन गया NaCl प्लस H2O। इसी को हमने कैसे लिखा कि जब कोई अम्ल भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है तथा जल, अम्ल तथा लवण तथा जल का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये होगा हमारा दूसरा, वो पहला था, ये हमारा हो गया तीसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है क्या बेसिकली कुछ नहीं है। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, ये तीनों अलग अलग आते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो मेनली बहुत बार पूछा जा चुका है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन भी देना पड़ता है, एक समीकरण भी देना पड़ता है। तो आप अगर एक इस समीकरण को याद कर लेते हैं, अगर आपको अभिक्रिया करानी आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको अभिक्रिया करानी नहीं आती तो एक को रट लीजिए, कर लीजिए। मानिए अगर आपके पास बेसिकली कितने अभिक्रिया हैं, 6 या 7 अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी। अगर आपको आता है अगर कराने तब तो आप तेज बनना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तब, अब यहाँ पे हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि अब हम लोग बैठ के अभिक्रिया कराना सीखें। मानिए 6 या 7 अभिक्रियाएं हैं, सबके एक एक दो उदाहरण रट जाएंगे, एक एक दो एग्जाम्पल याद कर ले जाएंगे, और वहाँ पे तो एक्यूरेसी एकदम 100% गलत होने का उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने उस अभिक्रिया को याद कर लिया है। और ले जाके जो सा पूछेगा उसके नीचे सट्टे एग्जाम्पल लिखे तो चिपका देंगे, इधर कॉपी उधर पेस्ट, यहाँ माइंड में कॉपी करना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, टेंशन क्या है। तो अगर आप लोग को आता है तब कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग बहुत तेज हैं, ब्रिलियंट है। नहीं आता है तब भी उपाय है, दूधू को रट जाइए। हो सकता है जो सीख मतलब अपने टैलेंट पे भरोसा करके जाएगा ना कि हम बना देंगे, तो वो एक अभिक्रिया गलत करा दे, लेकिन आप तो रट के गए, आपका तो एकदम 100% श्योर है कि ना यही है तो यही होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको वहाँ पे भी टाइम बचेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो मतलब आता भी है जिसको कराने, वो भी एक एक दो मतलब उदाहरण रट लेंगे। इससे वहाँ पे अगर आप कराने बैठिएगा तो ज़्यादा टाइम का माथा पच्ची नहीं होगा, सीधे उदाहरण लिखिएगा, आगे बढ़िएगा। क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया कराने के लिए आपको उतना ज़्यादा आता नहीं है, आता है तब तो आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ अभिक्रिया कराइए, आता है वो सब भी।
तो आप जो जो बोर्ड मॉडल है उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, शौक नहीं लगा है, इसलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि ये चीज क्लास के अंदर ही, वीडियो देखने के दौरान ही आपके अंदर जाके बैठ जाए कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस लाइन को अपने माथे में एकदम चिपका लीजिए, कांटी से ठोक दीजिए, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत जरूरी है, अक्सर पूछता है। लवण का निर्माण पूछ गया था। और ये NaCl क्या है हमारा, NaCl है हमारा साधारण नमक। क्या है, जो हम लोग खाना में खाते हैं ना घर पे नमक, वही है हमारा NaCl साधारण नमक है। अब पूछते हैं कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, वो बताइए। तो इसी एक रिएक्शन की मदद से आप ये भी बता दीजिएगा, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमको NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। सिंपल, एक ही अभिक्रिया से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हल्के में नहीं लेना। आइए जाते हैं इसको और अच्छे से इसको पकड़ते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बाद से कि क्या क्या ये पूछ सकता है। मतलब इस नमक से जुड़ी जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं। जैसे देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण है क्या, NaOH प्लस HCl, क्या बना हमारा NaCl प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बोले कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग चाहें तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा जल। मतलब अब कोई पूछ दे हमसे कि साधारण, अगला क्वेश्चन ये भी, इसमें भी पूछ सकता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है साधारण नमक का। या पूछ सकता है खाने वाले नमक का निर्माण कैसे होता है, तो साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, देखिए निर्माण कैसे होता है। तो यही अभिक्रिया को लिख देंगे हम लोग, सिंपल 100 की सीधी बात, कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको सोडियम क्लोराइड तथा जल मिलता है। सोडियम क्लोराइड ही साधारण नमक है जिसको हम लोग खाते हैं, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें आयोडीन मिला होता है। आयोडीन का ही उपयोग क्यों करते हैं, नमक में हम लोग आयोडीन क्यों मिलाते हैं, सोचा है कभी? मतलब बोलते हैं इसमें आयोडीन की कमी से बचाइए, तो क्यों आयोडीन, मतलब हम क्यों नहीं अपना शुरू करते। देखिए तो आयोडीन की, ये तो हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। आयोडीन युक्त, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट IMP, इसको सब इंपॉर्टेंट ही है भाई, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही लेके आऊँ मैं, भूल के जाता हूँ। ये सब IMP सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है इस वीडियो में, तो कुछ भी छोड़ने लायक ही नहीं। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए अब हम लोग को आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक खाने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर एक घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है गले के ऐसे फूल जाता है, पूरा निकल जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे गांव में देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा। तो वो रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है।
इसलिए हम लोग को बोलता है लोग कि आयोडीन युक्त भोजन करो, जिससे हमारे शरीर में वो मिनरल, वो चीज पहुंचेगा जिससे हमको घेंगा रोग नहीं होगा। इसलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह दी जाती है, और हम लोग को खाना भी चाहिए, कोई सलाह दे चाहे ना दे, हमको मालूम है तो आयोडीन युक्त नमक ही लेना चाहिए। वैसे मार्केट में जितने भी नमक मिलते हैं उसमें थोड़ा चाहे अधिक मात्रा में आयोडीन मिला ही होता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है सभी, जो पैकेट वाला मिलता है, जो खुलता मिलता है उसके बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बारे में हमको खुद कुछ नहीं पता। उसमें डायरेक्ट वो निकाल के ही आ जाता है, पूरा भर के बेचने जाना लगता है। तो इसलिए जो पैकेट वाले जितने भी नमक आते हैं वो सब आयोडाइज होते हैं। हो सकता है किसी में आयोडीन की मात्रा कम हो, किसी में ज़्यादा हो, लेकिन आयोडीन युक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उदयनिकरण हो गया, आयोडीन नमक वाला हो गया। सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक क्या है? इंडिकेटर या सूचक से आप क्या समझते हैं? ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप मतलब सूचक है क्या? तो जो सूचना देता है उसको सूचक बोलते हैं, जो सूचना देता है उसको सूचक बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सूचना क्या है? तो इस चैप्टर जो है उसी के बारे में सूचना देगा। तो चैप्टर क्या हमारा? अम्ल, क्षार तथा लवण। तो सूचक किसके बारे में जानकारी देगा? अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में जानकारी देगा। बस बात खत्म। वह पदार्थ जो हमें बताता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या उदासीन है। यहाँ पे लवण की जगह क्या हो रहा है? तीसरा उदासीन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। मतलब मानिए कोई मेरे पास विलियन था, मैंने उसके अंदर लिटमस डाला, लिटमस पेपर डाला, लाल से ब्लू हो गया मतलब वो भस्म है, ब्लू से रेड हो गया मतलब वो अम्ल है, ब्लू का ब्लू ही रह गया तो वो कौन सा है? उदासीन है, कोई रिएक्शन ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे सूचक है। सूचक हमारे पास मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति से बहुत सारे सूचक प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी हो गया, नेप्थलीन हो गया, बहुत सारे हैं, चुकंदर हो गया। और दूसरा मानव निर्मित, दूसरा सूचक है हमारा मानव निर्मित। चलिए, सूचक जो हमें विलयन के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की जानकारी दी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। चलिए, आप लोगों को क्या करना है? अपनी तैयारी एकदम जम के करनी है। कैसे? कैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में वही बताने वाला हूं। रुकिए, अभी बता देते हैं कैसे, क्योंकि पहले कैसे जरूरी है कि कैसे अपनी तैयारी करें। जब करना कुछ है नहीं, बेसिकली बस अपने आप को प्लान तैयार करना है, उस प्लान को फॉलो करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। पैनिक थोड़ा भी नहीं करना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम 2 दिन बचा, 3 दिन, कुछ नहीं। अपने प्लान को फॉलो करो और एट लास्ट अपने आप को बेटर पोजीशन पे पाओ, यही होता है। और प्लान को फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तक तो कोई प्लानिंग की करनी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपके पास मानिए टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट है। गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी को आप स्किप करिए, संस्कृत है, संस्कृत है। और पांचवा क्या है? गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो छूट ही रहता है, सामाजिक विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। करना क्या है? यहाँ से हमारे पास लगभग कितने दिन बचे हैं? 5 दिन, 9 दिन के लगभग बचे हैं। मतलब हम लोग को अपनी तैयारी 7 दिन के अंदर कवर करनी है। तो आप ज्यादा एक दिन में नहीं कि गणित का पकड़ के बैठ के गणित कर रहे हैं, विज्ञान का पकड़ के बैठ के विज्ञान का कर रहे हैं, हिंदी का एक दिन पकड़ के बैठ के उसी को कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड की तरफ पूरा नहीं मिलता है कि एक पेपर आज हुआ तो एक पेपर 10 दिन के बाद होगा। हम लोग को कैसे एग्जाम होता है? आज देख के आइए, खाइए, बनाइए, सोइए, तो फिर दोबारा सुबह तैयार हुई एग्जाम देने के लिए। पढ़िएगा तो इसके लिए हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग इस सभी चीज़ का अच्छे से प्रिपरेशन पहले ही किए रहें, ताकि उस स्टेज पे हमको केवल एक बार उसको देखना रहे और एग्जाम जाके दे देना रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसका 1 या 2 चैप्टर जैसा आपको सुविधा लगे, 1 से 2 चैप्टर डेली पकड़ना है, उसको रिवाइज कर देना है। केवल 2 विज्ञान का तो मानिए टोटल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री 6 6 12
24, इसका भी 1 से 2 मान लीजिए, 1 से 2, 1 से 2, मतलब इन सभी का 1 से 2 चैप्टर एक दिन में पकड़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज वाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख के रख देना है, ठीक है। फिर अगले दिन 1 से 2 वाले को रिवाइज करना है, मतलब ये जो पीछे कल रिवाइज किया था इसको तो रिवाइज करना ही है। अगले दिन 1 से 2 यहाँ पे कल ये था, 3 से 4, 3 से 4, फिर अगले दिन इन सब को रिवाइज करेंगे, फिर आगे करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एट लास्ट अपने आप को हम एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में पाएंगे, सारे सब्जेक्ट हमारे क्लियर रहेंगे। वरना बताइए हमारे पहले दिन गणित का है, कुछ शायद पहले दिन गणित का ही है, अब हम लगातार उस दिन तक केवल गणित की प्रिपरेशन करें, केवल गणित का तैयारी करें, तो विज्ञान का तैयारी कौन करेगा? इसका इसका क्या होगा, इसका हिंदी का, संस्कृत तो वैसे ही सबको रुला कर रख देता है, इन सब का तैयारी कौन करेगा? तो इसलिए हमको सबको लेके चलना है, सबकी तैयारी करनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए अब आप लोग अपने अपनी सुविधा अनुसार अपने प्लान को बना सकते हैं कि हम पहले संस्कृत को रिवाइज करेंगे, पहले गणित को रिवाइज करेंगे, किसी को पहले रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट ये है कि सब रिवाइज होना चाहिए एक ही दिन में, ऑल नहीं, मतलब एक एक दो दो चैप्टर जैसी सुविधा लगे वैसे। मानिए साइंस में 3 चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का एक चैप्टर उठा कर पटक के कर दिए, हो गया बात खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सूचक हो गया, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? देखिए वैसे कुछ है नहीं, अभी स्टार्टिंग में ही हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताया है कि जब हम लोग किसी, पानी हमारा एक टब वाटर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर हमने HCl डाला, ये किस में टूट जाएगा, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस आयनों में क्या होता है, ये टूट जाता है। चूंकि अब बताइए विद्युत के चालन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, किसी जल के अंदर या किसी विलयन के अंदर विद्युत का चालन तभी होता है जब उसके अंदर आयन उपस्थित होते हैं। इसके अंदर आयन उपस्थित है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। अगर यहाँ पे आयन उपस्थित नहीं होते तो विद्युत का चालन नहीं होता। आप लोग को मालूम है कि अशुद्ध जल अर्थात शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों चालन नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर कोई आयन का निर्माण होता ही नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा प्यूरिफाई कर चुके होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आयन का निर्माण होगा नहीं, तो आयन जब होगा ही नहीं तो विद्युत कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ हाँ दिख गया दिख गया भाई, बहुत नीचे रखा हुआ है भाई इसलिए नहीं दिख रहा है, और थोड़ा बहुत नीचे है बुक, थोड़ा बहुत छोटे छोटे लिखा है, आप समझ जाओगे। पीतल एवं ताम्र को झुकना पड़ेगा, पीतल एवं, हाँ मिल गया। क्या है क्वेश्चन हमारा, पीतल एवं तांबे के पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही को हम लोग क्यों नहीं रखते हैं, दही या खट्टे पदार्थों को, दही या खट्टे पदार्थों को हम लोग क्यों नहीं रखते हैं, पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं। देखिए दही की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो जब हम लोग, जैसे मानिए दही की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, उसके अंदर अम्ल उपस्थित होता है, जिस वजह से अगर हम लोग पीतल के बर्तनों में क्या करते हैं या तांबे के बर्तन में दही को रखते हैं तो वहाँ पे अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा दही विषैला हो जाता है, अर्थात वो खाने योग्य नहीं रह जाता, या खट्टा पर जो भी हमारा चीज था, जो भी हमारा भोज्य पदार्थ था वो खराब हो जाता है, संक्षारण की अपक्रिया होती है वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो ये हमारे 7 या 8 क्वेश्चन से मेनली
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। और आपको क्या करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है, पूरी तैयारी करनी है, अपना 100% देना है। क्या करना है, अपना 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा कितना परसेंटेज आएगा, नहीं, अपना 100% दो, सामने से 100% लो। अब जब भाई हम अपना 100% दे ही नहीं रहे हैं, हम जानते हैं कि हम एक दिन में 4 चैप्टर रिवाइज करने का क्षमता रखते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 4 चैप्टर का मतलब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मन बड़ा ही कर रहे हैं ना, हम 2 चैप्टर आज करते हैं, 2 चैप्टर कल करेंगे। अरे जब भाई मेरे पास कैपेसिटी है 100% करने का, जब हम लोग 4 चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं, तब 2 क्यों करेंगे। इसलिए अपना 100% दीजिए और झगड़ा करके 100% वापस लीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप अपना 100% नहीं दीजिएगा, तब तक आपको 80 या 90% कभी नहीं मिलेगा। सोचिए आप अपना 50% दे रहे हैं और बोर्ड से उम्मीद कर रहे हैं वो आपको 90% दे, ये संभव है। तो चलिए आज हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ताकि वो भी आपके कंपटीशन में आ सके। अब बताइए, आप 100 में 100 लाएं, बेचारे वो गरीब 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर पर आ जाए, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए एकदम शान से अवार्ड लेने, और बेचारे वो सब कोने में कहीं बैठे रहेंगे, मतलब अच्छा लगता है भाई, नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि क्या हो, उन सबको भी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चले। अरे भाई तुम्हारा 100 में 100 आए, उन बेचारों का भी तो 100 में 40-50 आ जाए, वो भी तो कम से कम तुम्हारे साथ खड़े होने में शर्म ना महसूस करेंगे। मेरा भी 70% आया था, भले मेरे दोस्त का 90% आया, लेकिन मेरा भी 70% आया है। इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि उन बेचारों का भी कुछ कल्याण हो, दुआ देंगे तुमको जिंदगी भर। और इन सब क्वेश्चन को जाते समय एक बार देख लेना, ज़्यादा कुछ बड़ी वीडियो है नहीं, 2 गुना करके देख सकते हो, 1.5 गुना करके देख सकते हो, 1.25 गुना करके देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मन करे तो केवल क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो जो ज्ञान दिए हैं यहाँ पे बैठ के 1 घंटा या आधा घंटा में, उसको आप कॉपी में लीजिए, बैठ के उतारिए, नहीं। अरे जितना क्वेश्चन है कम से कम बोर्ड पे लिखे हैं, उसको तो आप कॉपी में उतार लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतार दीजिए, समझा हम आपको दिए हैं, आंसर खुद से लिखने का प्रयास करिए, फिर जहाँ पे फंसी है वहाँ पे वीडियो खोलिए, देखिए हम क्या बताए हैं, उसको अपने अनुसार फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। हम चाहते तो आपके लिए एक पीपीटी उठाते, ऐसे यहाँ पे लगवा देते, एक एक चीज को डिफाइन कर देते, लाइन बाय लाइन पढ़ देते, हो गया डिफाइन। लेकिन हमने क्या किया, खुद क्वेश्चन लिखा, खुद समझाया। क्यों? ताकि आप लोग अपने माइंड का यहाँ पे यूज कर सकें, उस चीजों को रिलेट कर सकें। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में उतारिए, जो जो हम बताएं उन चीजों को दिमाग में रखते हुए उन क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड में सीधे सीधे लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे। इसलिए वहां पे आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, ताकि सामने वाला जो चेक कर रहा है वो आपसे इंप्रेस हो कि अरे भाई इसने तो मतलब एकदम अपना ही थ्योरी बना के रखा हुआ है। अब ये नहीं कि अपने शब्दों में, मतलब वो राम कर रहा तो आप सीता कहें, वो विष्णु कर रहा तो आप महेश कहें, ऐसा नहीं। मतलब उसी चीज को अपने शब्द में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, आसान भाषा में लिखना है। इसलिए सभी क्वेश्चन को लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।